हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं उत्तराखंड बोर्ड 2025 के जो बच्चे हैं क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। आज जो हमारा चैप्टर है आज है वेव ऑप्टिक्स। क्या है? वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, जिसको हिंदी में प्रकाश तरंगिकी तरंग प्रकाशिकी बोलते हैं। ठीक है, तरंग प्रकाशिकी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये चैप्टर हम करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले हमने रे ऑप्टिक्स करा था। ठीक है, और इससे पहले हमने फर्स्ट बुक के सारे चैप्टर वाइज जो है सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट बुक के हमने करवा लिए हैं, सेकंड बुक के हमने आज हमारी दूसरी वीडियो ही है। ठीक है, तो जिन्होंने वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी होंगी वो प्लेलिस्ट में जाके, है ना, 2025 का एक फोल्डर होगा फिजिक्स 2025 का, उसमें आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी मैं इसका जो लिंक होगा उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, और जो है आपका, तो जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखी होंगी वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जो फिजिक्स 2025 के नाम से एक फोल्डर बना होगा वहाँ पे आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी जो है ये वीडियोस जो होंगी, जितनी भी वीडियोस है मैं उनको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, उनका लिंक जो है वहाँ पे डाल दूंगा आप लोगों को, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट जाके देख सकते हो। बाकी सैम्पल पेपर भी हमने सॉल्व कर रखा है। फिजिक्स का एक एक मैंने करवा दिया है, फिजिक्स का करवा दिया है, केमिस्ट्री का करवा दिया है। ठीक है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। तो देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन ऑफ वेव, यानी जो एनर्जी का प्रोपोगेशन होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है, यानी जो एनर्जी का प्रोपोगेशन होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है तरंगाग्र के अनुदिश होती है, यानी अलोंग दी सरफेस ऑफ वेव फ्रंट होती है। तो ये तो ऑप्शन गलत है। तरंगाग्र के लंबवत होती है, यानी परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, जो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, ये आपका सही है। ठीक है, 45 डिग्री पे होती है, नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यानी ये जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है कि जो वेव फ्रंट होते हैं यानी तरंगाग्र होते हैं, और ये जो आपका एनर्जी का प्रोपोगेशन होता है ये हमेशा 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, कितने पे? 90 डिग्री में। तो ये सिंपल ऐसा समझो, जो तरंगाग्र होता है हमेशा अपने संचरण के क्या होता है, लंबवत होता है। जिस दिशा में संचरण हो रहा है ना उसके क्या होता है, लंबवत होता है ये। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया है आपका कि व्यतिकरण पैटर्न और एक एकल झिरी विवर्तन पैटर्न में दो अंतर लिखिए। ठीक है, यानी आपको डिफ्रैक्शन, जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन होता है और इंटरफेरेंस होता है, इन दोनों में डिफरेंस लिखना है। ठीक है, दो डिफरेंस लिखने हैं आपको। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपका रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन तो आपको जरूर करना है। यहाँ पे दो लिखा है, आपको कम से कम 4 या 5 इसके याद करने चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर कर लेना इसको। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस। तो इस साइड जो मैंने लिखा हुआ है इंटरफेरेंस, ठीक है, जिसको हिंदी में व्यतिकरण बोलते हैं, और इस साइड जो मैंने लिखा है वो लिखा है डिफ्रैक्शन। क्या लिखा है? डिफ्रैक्शन, जिसको हम विवर्तन बोलते हैं। ठीक, अब इन दोनों में हमें डिफरेंस लिखना है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरफेरेंस किसको बोलते हैं और डिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं। तो इंटरफेरेंस का जो पैटर्न आपका बनता है ना, जब दो वेव आपस में मिलती है तो वो कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है, ऐसे ऐसे, मतलब उनकी इंटेंसिटी इस तरीके से शो होती है। और जो आपका डिफ्रैक्शन होता है उसमें एक तो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है और उसके बाद वो धीरे धीरे डिक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनकी विड्थ होती है ना, अगर आप इनका जो फ्रिंजेस बनाओगे ना ऐसे, तो ये सारी इक्वल विड्थ की बनती है। कितने? इक्वल विड्थ की होती हैं। ठीक है, ये जो विड्थ होती है इनकी सारी इक्वल होती है। किसमें? इंटरफेरेंस में। विड्थ मतलब चौड़ाई, ये जो होती है चौड़ाई सबकी सेम होती है। ठीक है, जबकि सेंट्रल मैक्सिमा में जो इसमें डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन में होता है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल मैक्सिमा, जो बीच में बनता है सेंट्रल मैक्सिमा। इधर ये बनता है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरीके से लेते हैं। फिर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, ये जो इसकी जो सेंट्रल मैक्सिमा की जो क्या होती है, विड्थ होती है वो डबल होती है, डबल, ट्वाइस दी विड्थ ऑफ हायर ऑर्डर बैंड।
हायर ऑर्डर बैंड से क्या होती है, इसकी डबल होती है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि इनकी जो विड्थ होती है इस सेंट्रल मैक्सिमा की सबसे ज़्यादा होती है, फिर डिक्रीज होते रहती है आपकी, क्या होती है रहती है, डिक्रीज होते रहती है विड्थ इनकी, ठीक है। इससे डबल होगा इसकी, ठीक है, जो इससे इसकी डबल होगी क्या, विड्थ होगी। ऐसे आपका ये डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो सिंपल आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हो कि जो विड्थ होती है आपकी किसकी, विवर्तन में यानी डिफ्रैक्शन में, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। कैसे होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, और इसकी सेम होती है, ठीक है। डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए क्रम में होती है। इंटेंसिटी सेम होती है, इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती रहती है, जैसे अभी मैंने बताया। इसकी तो इंटेंसिटी सेम है, इसमें इंटेंसिटी क्या होती है, सेंट्रल वाले की सबसे ज़्यादा, फिर धीरे धीरे कम होती रहती है, और एक बार लास्ट पे जाके वो जीरो हो जाती है आपकी। इसमें जीरो नहीं होती आपकी, ठीक है। तो यही मैंने हिंदी में लिखा हुआ कि सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है इसमें केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई द्वितीयक अधिकतम की दुगनी होती है, ठीक है। और व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती हैं। जितने भी ब्राइट बैंड होते हैं वो इक्वल होते हैं आपके, ठीक है। और विवर्तन में फ्रिंज की जो तीव्रता वो घटती जाती है, ठीक है, जैसा भी हमने बनाया था। तो ये इसके दो डिफरेंस हो गए, बाकी डिफरेंस आप इसमें और इसके अंदर आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपके पास है, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पे दिया है वो दिया है क्या, कि आपको एक 60 डिग्री के एंगल का कोई प्रिज्म है जिसमें 30 डिग्री का विचलन होता है। यानी प्रिज्म का जो कोण दे रहा है 60 डिग्री, प्रिज्म कोण को ए से दिखाते हैं हम, और डेविएशन जो दे रखा आपको यानी विचलन कोण यानी लैम्डा वो दे रखा 30, ठीक है। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, तो देखते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए भी आता है, तो ये भी ज़रूर कर लेना आप लोग। तो यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूला होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रिज्म का, ठीक है, यानी प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको ए दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, तो ये वैल्यू आपको पुट कर देनी है। तो ए की जगह 60, लैम्डा की जगह 30, फिर ए की जगह 60 रख देनी है आपको, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू रख देनी है यहाँ पे। उसके बाद आपको 60 + 30 कितना हो गया, 90, और 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 45। तो यहाँ पे आपका 45 आ गया। 60 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 30, ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू रखी 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू रखी 1/2। जब इनको आप काटोगे तो यहाँ पे √2 आएगा आंसर ना, √2 से काटोगे √2, और 1.414 इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है बहुत, और ये आता है एग्जाम में 2-3 नंबर में, ठीक है। तो देख लेना इसको। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए। डिस्क्राइब दी हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जब आप ये करोगे ना तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। इससे पहले वाले जितने क्वेश्चन थे वो मैंने अभी रोक दिया, तो पहले इसको करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हाइगेंस प्रिंसिपल को समझते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में समझा दूंगा, और इसको हिंदी में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ईच पॉइंट ऑन दी गिवन और प्राइमरी वेव फ्रंट। देखो मैं इसका डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ईच पॉइंट ऑन दी गिवन मतलब जैसे ये सोर्स है ना इसका, ये गिवन है आपका, ये पहला वाला गिवन, और प्राइमरी वेव फ्रंट ये आपका क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट लिख रहा हूँ मैं इसे शॉर्ट में, ठीक है। प्राइमरी वेव फ्रंट है, सो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, ईच पॉइंट मतलब इसका जो हर बिंदु होगा ना, इसके अंदर ना बहुत सारे बिंदु होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये ईच क्या लिख रहा है, एक्ट ईच पॉइंट लिख रहा है ना, ये हर बिंदु क्या करेगा, एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये हर बिंदु जो होता है ना, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या बोल रहा है, एक्ट एज अ सोर्स ऑफ, ये क्या करेंगे, सोर्स का काम करेंगे किसके लिए, सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए। जैसे पहला सोर्स तो आपका ये था अंदर, अब ये भी नए सोर्स बन जाएंगे, मान लो ये S1 S2 इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। तो ये नए सोर्स की तरह काम करेंगे, क्या करेंगे, नए सोर्स की तरह काम करेंगे किसके लिए, जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा। जैसे प्राइमरी वेव फ्रंट तो किसने बनाया, इसने बनाया था अंदर वाले ने,
अब ये जो सारे होंगे ना, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेकेंडरी वेव। तो उसके लिए सोर्स का काम करेंगे। जैसे प्राइमरी के लिए सोर्स कौन है? ये अंदर वाला। सेकेंडरी जो वेव फ्रंट बनेगा ये बाहर वाला, ठीक है। इसके लिए कौन सोर्स होंगे? ये जो अंदर वाले हैं ये, ठीक है। तो ये जो होते हैं नए सोर्स की तरह काम करते हैं, ठीक। जिन और इनको बोलते हैं वेवलेट्स बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? वेवलेट्स, ठीक है। act as a source of secondary wavefront, sending out disturbance in all directions similar manner as the original source of does, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या होते हैं? वेवलेट्स होते हैं आपके, ठीक है। जैसे यहाँ पे बनाया भी मैंने गोले, वेवलेट्स बोलते हैं, ठीक। तो ये जो जितने भी ये सोर्स है नए, ये जो जितने भी पॉइंट है नए सोर्स की तरह काम करेंगे, नए स्रोत की तरह काम करेंगे। और जब आप इन सारे सोर्सों को मिलाओगे, ऐसे एक लाइन खींचोगे, ठीक, तो ये हमें मिलता है सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। यानी द्वितीयक तरंगाग्र मिलता है। हिंदी में पहले वाला जो था आपका तरंगाग्र था, है ना, प्राथमिक तरंगाग्र लिख सकते हो आप। और इस तरीके से हमें द्वितीयक तरंगाग्र मिलता है, ठीक है। द्वितीयक तरंगाग्र मिलता है। कहाँ से मिलता है द्वितीयक वाला? ये जो ये प्राथमिक तरंगाग्र था ना, जो प्राइमरी वेव फ्रंट थे, जो उनके जो पॉइंट थे वो क्या करते हैं? काम करते हैं सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करते हैं। फिर उससे आपके नए वेव फ्रंट बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? द्वितीयक तरंगाग्र इस तरीके से बना है इसमें। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके अंदर दूसरा भी आ गया आपका कि इन सबको अगर आप बंद करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलेगा, यानी द्वितीयक तरंगाग्र मिलेगा। तो इसके अंदर है क्या क्या? इसके अंदर था एक सोर्स, फिर हमारे पास था एक प्राइमरी वेव फ्रंट था, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट थे। प्राइमरी वेव फ्रंट मतलब हिंदी में बोलते हैं जिसको प्राथमिक तरंगाग्र। उसके जो पॉइंट थे वो नए सोर्स की तरह काम करेंगे, यानी नए स्रोत की तरह काम करेंगे। उनसे जो बनेंगे उनको बोलते हैं वेवलेट्स। क्या बोलते हैं? वेवलेट्स, ठीक है। वेवलेट्स मतलब तरंगिकाएं बनेंगे, तरंगिकाएं, ठीक है। हिंदी में तरंगिकाएं बोलते हैं। उन वेवलेट्स को क्या करोगे? अगर आप मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलेगा, यानी द्वितीयक तरंगिकाएं मिलेगी, ठीक है। अब ये जो होती है ना, इतना ही नहीं होता, ये इस तरीके से ये आगे चलते रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपने ये बनाया, ये बना दिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बना दिया। अब इसके भी तो पॉइंट होंगे, ठीक है। इसके भी तो पॉइंट होंगे, ये भी तो वेवलेट्स बनाएंगे, तरंगिकाएं बनाएंगे, ठीक है। फिर जब आप इनको मिलाओगे तो नया वेव फ्रंट बन जाएगा, यानी नया तरंगाग्र बन जाएगा। तो ऐसे ही बनते रहता है, बनते रहता है, बनते रहता है, बनते रहता है। ऐसे ये आगे की तरफ चलते रहता है और लाइट आपकी इस तरीके से आगे जाती है। यानी जो ऐसा आपने यहाँ पे लगाया था बल्ब, उसकी लाइट इस तरीके से यहाँ से आगे की तरफ चलती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था ना कि जो संचरण की दिशा होती है और ये जो वेव फ्रंट आप बना रहे हो, ठीक है, ये संचरण की दिशा हो गई। और ये है ना, और ये जो वेव फ्रंट आप बना रहे हो ये हमेशा कैसे होते हैं? 90 डिग्री में होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था आपका, तो इस तरीके से ये आगे चलती हैं। और लास्ट वाला अगर आप देखोगे ना तो आपको प्लेन दिखेगा। क्या दिखेगा? प्लेन, है ना। जैसे ये ऐसा सर्कल होता है, जो भी पॉइंट सोर्स होता है ना, हमेशा सर्कल बनाता है ऐसे। तो ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो लास्ट वाला जो होगा वो आपको क्या? प्लेन दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपका प्लेन वेव फ्रंट बनता है लास्ट वाला। तो ये दोनों पॉइंट इसके अंदर हो गए। अब मैं इसको हिंदी में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसमें मैंने 3 पॉइंट में इसको बनाया है। तो ये आप लोग इसके देख सकते हैं कि हाइगेंस सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट जो है कि हर बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती है, ठीक है। तो उससे द्वितीयक तरंगे निकलती हैं। ये तरंग की गति से सभी दिशाओं में फैलती है। तरंगाग्र पर जो तरंगाग्र बनाया था ना हमने, ये पर मौजूद हर बिंदु प्रकाश का द्वितीयक स्रोत होता है, यानी ये द्वितीयक स्रोत की तरह काम करते हैं ये सारे, ठीक है। द्वितीयक तरंगे माध्यम में प्रकाश की गति से चलती है और सिर्फ आगे की ही और अग्रसर होती है, ठीक है। तो इसको आप हिंदी में लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रकाश के परावर्तन के नियम को सत्यापन कीजिए, यानी यूजिंग हाइगेंस वेव थ्योरी वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा होगा कि इंसिडेंट रे जो होती है
वो इक्वल होती है रिफ्लेक्टेड रे के, है ना, यानी एंगल आई, यानी इंसिडेंट एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल यानी एंगल आर के इक्वल होता है। ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना है, और किससे सिद्ध करना है, हाइगेन्स प्रिंसिपल, यानी ये हमें प्रूव करके दिखाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देखो प्रूव करते हैं वेव थ्योरी से। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक सरफेस बना लेना है ऐसे, ठीक है। एक लाइट यहाँ पे पड़ी और एक लाइट आपने यहाँ पे डाली, ठीक। अब ये रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से चली गई, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने क्या करा, यहाँ पे एक नॉर्मल डाला, ठीक। नॉर्मल डाला तो ये देखो ये बनेगा एंगल आई, क्या बनेगा, एंगल आई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आप देखो तो ये वाली जो रे है आपकी, मान लो इसको नंबर 1 डाल दिया, इसको नंबर 2 को ज़्यादा पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है, देखो यहाँ से पूरा यहाँ तक आना पड़ रहा है, और नंबर 1 वाली को केवल इतना ही आना पड़ रहा है। तो यहाँ पे दोनों के पाथ अलग है, तो इस वाले को जो है, इस वाली जो सेकंड नंबर वाली, इसको कितना एक्स्ट्रा जाना पड़ रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे से इसमें एक वेव फ्रंट को डालते हैं। देखो एक वेव फ्रंट डाला मैंने ऐसे, ये क्या है, वेव फ्रंट, जिसको हिंदी में तरंगाग्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा लंबवत होता है 90 डिग्री में, अभी आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करा था, ठीक है। तो ये 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो आई हो गया यहाँ से यहाँ, और इन दोनों के बीच में किस में, 1 नंबर और ये जो आपका वेव फ्रंट है, इनके बीच में कितने का एंगल होगा। तो रे और वेव फ्रंट के बीच में एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो ये पूरा कितना है, 90 है। अब ये कितना बचा, 90 में से आई को माइनस करोगे, ये आई है, ये पूरा 90 है, तो 90 में से आई को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 90 माइनस आई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये नॉर्मल और ये सरफेस के बीच में कितने का एंगल होता है, ये होता है 90 डिग्री, कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो फिर अब ये बचा कितना, ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, ठीक है। तो ये आपका 90 माइनस आई है, ठीक है, और ये आपका पूरा 90 है। तो 90 में से हमें 90 माइनस आई करना पड़ेगा। अब जब यहाँ माइनस है तो ये वाला साइन प्लस हो जाएगा, तो 90 से 90 गया तो आई बचा हमारा। तो ये जो हमारा इतना इतना एंगल बना ना, वो हमारा कितना आ गया, एंगल आई आ गया, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे कर रखा है। देखो ये लाइट आई, ये रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, ये नॉर्मल और ये आपने जो वेव फ्रंट बनाया, तो ये हमारा 90 माइनस आई, और ये पूरा यहाँ से यहाँ आई आ गया हमारा, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, जब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस जा रही है जब ये दोनों, तो ये वाली देखो आपको ज़्यादा जा रही है और ये वाली आपकी कम जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ से हमने एक वेव फ्रंट डाला, इसमें ये 90 डिग्री पे पड़ता है ना ये, ठीक है। तो ये जो एंगल आपका आर है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर हो जाएगा, और ये जो अंदर आएगा वो आर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये डायग्राम आपका बन गया। तो ये 1 है, ये 1 डैश है, ये 2 है, ये 2 डैश है, ठीक है। बाकी आपको पॉइंट के नाम लिख देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आने वाली जो लाइट है। तो यहाँ से जो पहली वाली, ये जो दूसरी नंबर की लाइट थी ना, इसको इतना एक्स्ट्रा आना पड़ रहा था BC, ठीक है। तो इतना एक्स्ट्रा आने में इसको कितना टाइम लगेगा वो निकाल लेते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर, ठीक है। ये हिंदी में नहीं मिलेगा आपको, इसको केवल ऐसे ही समझ लेना जैसे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, इसलिए मैंने इसको हिंदी में नहीं बनाया, ठीक है। ये जो हिंदी में है, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको आप हिंदी में खुद से लिख सकते हो कि माना 1 और 2 जो तरंग है वो आपकी एक सतह पे पड़ रही है, ठीक है, जो जहाँ से वो क्या हो रही है, परावर्तित होकर 1 डैश और 2 डैश बन रही है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिखना है BC जो एक्स्ट्रा है उसको तय करने में लगा समय। तो समय लगा, हम समय निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, T = डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है फॉर्मूला। तो डिस्टेंस क्या है आपकी BC, है ना, टाइम कितना होगा BC, और स्पीड कितनी है हमने यहाँ पे, स्पीड हमने यहाँ पे ले रखी V, कितनी ले रखी V, तो V रख देंगे, ठीक। ऐसी AD, ये जो एक्स्ट्रा इसको जाते समय लगा उसका भी टाइम निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस कितनी है AD, और स्पीड यहाँ पे भी कितनी होगी, V होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये दोनों इक्वेशन बना ली, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद दोनों इक्वेशन देखो, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, तो जब टाइम इक्वल है तो ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों को इक्वल रख के काट दिया तो BC बराबर AD हो गया। अब आपको क्या करना है, जो हमने डायग्राम बनाया ना, वहाँ से BC और AD की वैल्यू निकाल के रख देनी है, ठीक है। तो अगर आप पहले वाले डायग्राम में जाओ, इस वाले में,
बी ए सी में, तो यहाँ से हम बी सी कैसे निकालेंगे? ठीक है, हमें बी सी निकालना है और हमारे पास देखो बी सी है यहाँ पे, ये निकालना है। तो आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही था ना, साइन बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण, यही होता है ना। तो अगर आप साइन, यहाँ पे आई एंगल है, आई एंगल है तो साइन आई लिखेंगे। परपेंडिकुलर कितना है? बी सी, और हाइपोटेनियस कितनी है? ए सी। ठीक है, तो यहाँ से बी सी बराबर कितना आएगा? ए सी साइन आई। ठीक है, ऐसी इस वाले ट्राइंगल में अगर हम ले ए डी सी में, तो यहाँ पे हमारा कौन सा एंगल बन रहा है? आर, तो इसको साइन आर ले लेते हैं। साइन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, आर के सामने परपेंडिकुलर क्या है? ए डी, और हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? ए सी साइन आर। ठीक है, तो ये आ गया ए बी, ये आ गया आपका बी सी। दोनों वैल्यू निकाल दी जो हमें चाहिए थी। ठीक है, तो देखो इन दोनों की वैल्यू को रख देंगे यहाँ पे, हमने दोनों वैल्यू यहाँ पे ऐसे निकाली, ये और ये। उसके बाद इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दिया जो हमारी इक्वेशन यहाँ पे थी। तो जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे इनकी वैल्यू, तो इस तरीके से बन जाएगा, ए सी से ए सी कट जाएगा, साइन आई इक्वल टू साइन आर, इसको हम आई इक्वल टू आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम को सिद्ध कर दिया, आई इक्वल टू आर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में ये 2 डेरिवेशन आती है, दूसरी भी है अभी इसकी। ठीक है, तो ये भी बहुत पूछी जाती है, तो इसको भी आपको करना है। ठीक है, दोनों में से एक एग्जाम में आपकी 100% आएगी। अगला क्वेश्चन जो है आपका कि एकल रेखा छिद्र, यानी आपका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू ए सिंगल स्लिट के कारण बनने वाले विवर्तन, है ना, यानी जो एक तरीके से बोलूँगा डिफ्रैक्शन जो होता है आपका सिंगल स्लिट के थ्रू, और जो इंटरफेरेंस होता है आपका यंग डबल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, उन दोनों में आपको डिफरेंस लिखना है। यानी डिफ्रैक्शन जो होता है सिंगल स्लिट वाला, ठीक है, और यंग ने जो किया था डबल स्लिट वाला किया था। ठीक है, तो दोनों में आपको डिफरेंस लिखना है। तो ये 2 डिफरेंस तो मैंने अभी आपको बताए थे। ठीक है, वैसे ही आपको इसके अंदर 2-3 और डिफरेंस आप उनमें लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लेना इसको। बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीयक तरंगिकाओं से क्या समझते हो? ठीक है, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स अभी हमने बनाया था ना, उससे आप क्या समझते हो? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का आधार पे परावर्तन की व्याख्या कीजिए। ये तो अभी हमने कर लिया, परावर्तन वाला साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू साइन आर लेके आए ना, है ना, आई इक्वल टू आर, तो ये तो वही है। बस आपको यहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। देखो, सेकेंडरी वेवलेट्स जो होती हैं आपकी, सेकेंडरी वेवलेट्स आर इमेजिनरी डिस्टर्बेंस दैट ओरिजिनेट फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट। तो द्वितीयक तरंगिकाएं काल्पनिक विक्षोभ है जो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र पर प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न होती है। जैसे हमने बनाया था ना, ये हमारा मेन सोर्स था, इससे हमने ये पहला वेव फ्रंट बनाया था। क्या बनाया था? वेव फ्रंट, जिसको हिंदी में तरंगाग्र बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने क्या करा था, इसमें बनाया था, हमने बोला था कि इसके सारे पॉइंट जो होंगे, अलग अलग पॉइंट जो हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या ये क्या करेंगे, न्यू सोर्स की तरह काम करेंगे, न्यू सोर्स की तरह काम करेंगे। ठीक है, न्यू सोर्स मतलब नए स्रोत की तरह काम करेंगे, हिंदी में लिखेंगे नए स्रोत की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो बनाए थे ये गोले गोले, इन्हीं को हम वेवलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेट्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे साहब में गोले गोले से आएंगे इनके बीच में, तो इन्हें बोलते हैं हम सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये क्या होते हैं? इमेजिनरी डिस्टर्बेंस होते हैं, यानी यहाँ पे जो ये सोर्स होंगे ना, ये जो डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे यहाँ पे, ठीक है, किस में? वेव फ्रंट में, इसके कारण आपके वेवलेट्स बनते हैं। ठीक है, फिर इनको मिलाया आपने, तो यहाँ पे फिर क्या बना था? हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट बना था। ये तो हमारा प्राइमरी है वाला, ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी वाला बना था। तो ये जो गोले गोले हमने बनाए थे ना, ये आपके वेवलेट्स थे। तो ये क्या होते हैं? इमेजिनरी डिस्टर्बेंस होते हैं, यानी डिस्टर्बेंस यानी जो यहाँ पे वेव के पार्टिकल्स होंगे उनमें डिस्टर्बेंस जो पैदा होता है उससे ओरिजिनेट होते हैं ये। ठीक है, और इन्हीं को मिला के हम क्या बनाते हैं? सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाते हैं, यानी द्वितीयक तरंगाग्र बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन में आपको लिखना था।
तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो है आपका, जो मैंने आपकी साइन आई इक्वल टू साइन आर करा ना, वह आपको इसके अंदर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो फिर से आगे की डिफरेंस लिखना है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में 4 डिफरेंस लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लेना। दो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि यंग के द्विजिरी प्रयोग, यानी जो उसका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, उसमें जो स्लिट्स आ रहे हैं सेपरेट है कितनी, 2.8 और 0.28, ठीक है, की डिस्टेंस पे है ये दोनों, और स्क्रीन से कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है इसको, 1.4, यानी कैपिटल डी की वैल्यू 1.4 दे रखी है, ठीक है। 1.4 मीटर की दूरी पर रखा है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच जो 1.2 मापी गई डिस्टेंस, यानी जो सेंटर आपका मैक्सिमम बन रहा है, ठीक है, और जो चौथी आपकी क्या बन रही होगी, वेव फ्रंट बन रही होगी, उनके बीच का गैप कितना है, 1.2 है। यहाँ से यहाँ तक गैप कितना है, 1.2 है। अगर मैं इसको सही से डायग्राम आपको बनाऊँ तो क्या होगा, जैसे ये है ना, ये स्लिट्स हो गई और ये इसका क्या हो गया, स्क्रीन हो गया। तो स्क्रीन पे यहाँ पे तो सेंट्रल मैक्सिमम बनता है, और जो चौथा ब्राइट बनेगा ना, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दे रही है कितनी, 1.2, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, यानी लैम्डा निकालना है आपको, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एक्सपेरिमेंट वो आपको फाइंड करनी है। तो देखते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। हमें स्मॉल डी दे रखा था में, उसको हमने मीटर में बदल दिया। कैपिटल डी दिया था ना, जो स्लिट और उसके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखा था 1.4, ठीक है। ये जो इसके बीच की दे रखी थी स्मॉल डी, ठीक है। एन इक्वल टू बोला था उसने चौथा, फोर्थ जो आपको रखना है, फोर्थ स्लिट, ये आपका सेंट्रल हो गया, और ये आपकी फोर्थ वाली स्लिट्स हो गई, ठीक है, वो फोर्थ वाली फ्रिंज होगी। तो एन की वैल्यू 4 रखोगे। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आपको दी थी, ठीक है। आपको निकालना क्या था यहाँ पे, ये जो यहाँ से लाइट गई ना, उसकी वेवलेंथ, यानी लैम्डा निकालना था, जो लाइट यहाँ से आपने दी, सोर्स लाइट जो है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास, x इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन डी, एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। तो यहाँ से आपको लैम्डा निकालना था, तो लैम्डा कैसे निकलेगा, एक्स डी हो जाएगा अपॉन एन डी हो जाएगा, है ना, यही तो आपका लैम्डा होगा। तो x की वैल्यू कितनी देर की आपको, x की वैल्यू देर की थी 1.2। x क्या था आपका, ब्राइट और फोर्थ वाले के बीच का गैप, ठीक है। तो 1.2 इंटू 10⁻⁻² कर दिया उसको, में दिया था शायद, ठीक है। और जो आपका d की वैल्यू, स्मॉल d की वैल्यू तो देर की यहाँ पे 0.28 ठीक है। इसको भी चेंज कर लिया, 10⁻³ कर लिया ऐसे, ठीक है। इसको मीटर में बदल दिया हमने, यहाँ पे बदल दिया था। अगला ये साइज सेंटीमीटर में दिया था ना, इसको मीटर में बदला था, -2 करा इस वाले में, ठीक है। और इसमें स्मॉल डी आपको दे रखा है कितना, 1.4, ये तो 1.4 ही रखा, और एन की वैल्यू फोर्थ वाले से निकालना में, तो एन की वैल्यू 4 रखा है। तो जब इन सबको काट दोगे ना, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। 6 इंटू 10⁻⁻7 इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका। तो इसको इतना ही छोड़ लेना, ठीक है, इसको हटा देना यहाँ पे। या आप इसको नैनोमीटर में बदलना चाहते हो, तो इसको 10⁻⁻7 है ना, तो इसमें -2 से ऊपर और -2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻9, है ना, -2 माइनस ये -9 हो जाएगा, -2 पर जाएगा तो 2 जाएगा, यानी 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600, ठीक है। तो 600 नैनोमीटर हो जाएगा, 600 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आप इसको नैनोमीटर में रखना चाहते हो, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है आपको कि यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें हमने जो वेव यूज़ कर रखी है, क्या यूज़ कर रखी, वेव, है ना, जो यहाँ से सोर्स से जो लाइट जा रही होगी, उसकी जो वेव लेंथ है वो है 6000 एंगस्ट्रॉम। कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये निकाला था, इस वाले में दे रखा है, ठीक है। स्लिट्स जो के मध्य की दूरी, है ना, ये जो स्लिट्स है इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 0.05, ठीक है। और ये जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन से जो इसकी डिस्टेंस है वो दे रखी है 1 मीटर, ठीक। तो यहाँ पे जो फ्रिंजेस बनेंगी उनकी चौड़ाई निकालनी है आपको, फ्रिंजेस जो है उनकी विड्थ आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो देखो यहाँ पे ये जो फ्रिंजेस की विड्थ होती है, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। विड्थ का फॉर्मूला बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। सारी वैल्यू आपको दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू दे रखी थी, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदला,
कैपिटल डी यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस, जो दोनों स्क्रीन और स्लिट उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर। स्मॉल डी आपको दे रखा था, स्मॉल डी क्या होता है, जो यहाँ पे दो स्लिट्स हमने लिए ना उनके बीच की डिस्टेंस है ना, तो ये आपको सेंटीमीटर में दिया था शायद, ठीक है, तो इसको मीटर में बदल लिया, इतने मीटर हो गए ये, ठीक है। और स्मॉल डी यानी पहले सेंटीमीटर था तो उसकी 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करी, अभी ये इसका पॉइंट भी हटाया हमने तो ये 10⁻⁻4 हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद ये सारी वैल्यू हमने रख दी इस फॉर्मूले में, ठीक है। इस फॉर्मूले में जैसी वैल्यू रखोगे तो ये सॉल्व होके इतना mm में आ जाएगा, ठीक है। ये तो मीटर में आया है, इसको सॉल्व करोगे तो mm में आ जाएगा आपका, ठीक है। एक न्यूमेरिकल ये आया आपका व्यतिकरण पैटर्न में, है ना, जो इंटरफेरेंस होता है आपका, उसमें जो पैटर्न बनते हैं आपका ब्राइट, है ना, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरीके से जो आपका पैटर्न बनता है, ठीक है, उसमें जो तीव्रताओं का अनुपात यानी इंटेंसिटी का जो रेशियो दे रखा है आपको, वो दे रखा है 100/64। तो इस पैटर्न को बनाने हेतु प्रयुक्त कला संबंध स्रोतों की तीव्रता का अनुपात बताइए, यानी इस फाइंड द इंटेंसिटी रेशियो फॉर द कोहेरेंट सोर्स, जो कोहेरेंट सोर्स यूज़ कर रहे हैं टू मेक दिस पैटर्न, उनकी इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है आपको, ठीक है। यानी जो ये ब्राइट डार्क इस तरीके का पैटर्न बनाया है, ठीक, जिनका रेशियो आपको दे रखा है 100/64, तो वो जो कोहेरेंट सोर्स हमने यूज़ कर रहे हैं इनको बनाने के लिए उनकी इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है आपको। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे जो एक फॉर्मूला होता है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का रेशियो जो हम निकालते हैं वो होता है A1 + A2 का होल स्क्वायर, A1 - A2 का होल स्क्वायर, यानी मैक्सिमम के केस में दोनों प्लस होते हैं, मिनिमम के केस में ये दोनों माइनस होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आई मैक्स की वैल्यू ये होती है, आई मिनिमम की वैल्यू ये दे रखी है ना, 100/64 ऐसे दे रखा था ना, तो इसको हमने 10/8 का रेशियो लिख दिया, ठीक है, रेशियो बॉटम स्क्वायर लिख दिया। तो जैसे आपने स्क्वायर लिखा तो इसके स्क्वायर से ये दोनों स्क्वायर कट जाएंगे, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 10/8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा A1 + A2, A1 - A2, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से A2 को कॉमन लेना है, यहाँ से भी A2 को कॉमन लेना है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ऐसा बन जाएगा ना, जब कॉमन लोगे तो A1 के नीचे A2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो ये जो A2 था आपका ये बाहर चला गया, ठीक है, तो जैसे ये बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे A2 था नहीं इसके साथ तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे नीचे से भी A2 कॉमन लोगे तो इसके नीचे A2 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करा, ये जो A1/A2 है, A1/A2 है, इनको ले लिया R, क्या ले लिया R, तो यहाँ पे भी R लिख दिया और यहाँ पे भी R लिख दिया, ठीक है, इतना कर लिया। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से R की वैल्यू निकाली, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो R की वैल्यू आ गई 9, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 10 की R से करी तो 10R, 10 की 1 से करी तो 10, फिर 8 की R से करी तो 8R, फिर 1 की भी R से करी तो 8, ठीक है। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे, इसको इधर ले जा लेना, इसको यहाँ ला जाना, तो R की वैल्यू आ गई 9, कितनी आ गई 9 वैल्यू आ गई, ठीक। अब हमने जो R लिया था वो क्या लिया था हमने A1/A2, तो ये हमने लिया था 9 A1/A2, ठीक है, तो इसके डिवाइड में भी मैंने 1 ले लिया, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आया कि A1 की वैल्यू 9, A2 की वैल्यू 1 है, और आपको पता है A1 A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इंटेंसिटी के इक्वल है ना, I1 और I2 लिख लेंगे हम। I जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A के, A स्क्वायर के, ठीक है। तो यानी यहाँ से हमारा क्या आया, I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A1 का जो आया हमारा उसका स्क्वायर कर देंगे, और I2 कैसा आएगा, A2 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो ये जो A1 है इसका स्क्वायर करोगे 9 9 जा 81, और 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो ये हमारा I1 और I2 का रेशियो आ गया, ठीक है। तो ये हमें इस क्वेश्चन में करना था। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए अपवर्तन कोण I और विचलन कोण लैम्डा के बीच में आपको ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो इनके बीच में ग्राफ बनाना है सबसे पहले, तथा इसमें आप अल्पतम विचलन कोण को प्रदर्शित करना है, यानी वो लैम्डा भी आपको दिखाना है, ठीक है। मतलब जो आपका
ये लैम्डा बनता है इसमें, वो भी आपको प्रदर्शित करना है, सिद्ध कीजिए। और ये भी आपको सिद्ध करना है, ये वाला फॉर्मूला। इसका भी हमने एक न्यूमेरिकल किया था ना स्टार्टिंग में, ठीक है। तो देखते हैं। तो ये आपका ग्राफ है। पहला पूछा था लैम्डा यानी विचलन कोण और आपतन कोण, उनके बीच में ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है। तो आपने उन्होंने देखा होगा जैसे कि ये प्रिज्म होता है, ठीक है। इस प्रिज्म में जैसी लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एंगल आई। क्या बोलते हैं? एंगल आई, ठीक। अब इस लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था सीधा, मगर ये क्या हो जाती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे रिफ्रैक्शन होता है इसका यहाँ पे, क्योंकि ये कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर के अंदर जा रही है ना। कांच का होता है डेंसर होता है, यानी सघन होता है, और बाहर क्या होता है, विरल होता है। तो ये फिर जब डेंसर से रेयर जाएगी तो ये फिर से यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन जो होता है इस तरीके से, ठीक। अब जो अगर आप इस लाइट को पीछे मिलाओगे तो जहाँ पे ये इसको कट करेगा ना, देखो ये जानी चाहिए थी ऐसे सीधा, मगर ये रिफ्रैक्ट होती है और इसको यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण यानी लैम्डा बोलते हैं। यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, ये इसको लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि ये ग्राफ क्या शो करता है कि जैसे जैसे आप यहाँ से आई की वैल्यू को बढ़ाओगे, आई की वैल्यू यानी इंसिडेंट एंगल को बढ़ाओगे, ये क्या करेगा, पहले तो डिक्रीज होगा, यानी ये जो ये लैम्डा बनता है ये पहले डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, और एक पॉइंट आप पे आएगा मिनिमम पॉइंट पे। उसके बाद से फिर अगर आप आई को बढ़ाओगे तो ये फिर से बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ शो क्या कर रहा है, पहले आई आप बढ़ाओगे तो पहले तो ये लैम्डा जो है वो कम होगा, ठीक है। फिर आप आई को बढ़ाओगे तो फिर ये लैम्डा, ये जो लैम्डा है बढ़ने लग जाएगा। तो ये जो आई होता है यही इसका क्या होता है, न्यूनतम विचलन कोण होता है, यानी लैम्डा एम होता है, ठीक है। न्यूनतम विचलन कोण बोलते हैं जिसको मिनिमम डेविएशन एंगल बोलते हैं, जहाँ पे मिनिमम वैल्यू होती है इसकी। जैसे यहाँ से डिक्रीज हुआ और जब ये मिनिमम पे पहुँचा तो उस एंगल को ही मिनिमम डेविएशन एंगल बोलते हैं, यानी न्यूनतम विचलन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस ग्राफ में आपको बनाना था। बाकी आप इसको लिख भी सकते हो कि न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, यानी मिनिमम डेविएशन एंगल क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, आई की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हो और एक पॉइंट ऐसा मिलता है आपको जहाँ पे वो आई जो हो जाता है बिल्कुल क्या हो जाता है, जो आई एक वैल्यू ऐसी आती है आई की जहाँ पे ये जो लैम्डा होता है मिनिमम हो जाता है। उस मिनिमम के बाद वो फिर मैक्सिमम होने लगे तो उसी को मिनिमम डेविएशन एंगल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ये प्रूव करना था ये वाला फॉर्मूला। तो इसके लिए हमने देखो, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए क्या कंडीशन होती है आपकी, यानी न्यूनतम विचलन कोण के लिए, यहाँ पे आप लिख लेना इसे, न्यूनतम विचलन कोण के लिए क्या कंडीशन है, क्या शर्तें होती है आपकी। तो वहाँ पे आपका जो ये एंगल R1 बन रहा है यहाँ पे, और ये जो एंगल R2 बन रहा है, ये दोनों बराबर होते हैं, यानी एंगल R लिख देंगे इसको, ठीक है। और आपका ना एक फॉर्मूला होता है ये भी ना आपको थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना पहले की डेरिवेशन भी इसमें यूज़ हो रही है, मतलब इससे पहले एक डेरिवेशन है उसका फॉर्मूला ये, वहाँ पे हमने ये प्रूव कर रखा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे I1 R1 और R2 की जगह R रख दो, यहाँ पे भी R रख दो, यहाँ पे भी R रख दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 2R। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आएगी, A/2, कितनी आ जाएगी A/2। तो इस तरीके से R की वैल्यू हमने A/2 निकाल दी, ठीक है। सेकेंड जो I1 है और ये I2 है, ये दोनों भी बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर। तो इनको हम I लिख देंगे, क्या लिखेंगे, I। तो I1 I2 को क्या लिख दे, I। और जो लैम्डा है ना, न्यूनतम विचलन कौन पढ़ रहे हैं, मिनिमम डेविएशन पढ़ रहे हैं, तो लैम्डा को लैम्डा एम लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये भी हमने पहले का प्रूव कर रखा है। तो यहाँ पे A, लैम्डा की जगह लैम्डा एम, I1 की जगह I, I2 की जगह भी I। तो ये A प्लस लैम्डा एम, I और I कितना हो गया, 2I हो गया। और यहाँ से 2 कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में चल जाएगा, ठीक है, I=2। तो ये आपका I आ गया। तो इस तरीके से हमारा R भी आ गया और I भी आ गया। इसके बाद आपने स्नेल का नियम पढ़ा है, sin I अपॉन sin R। तो यहाँ पे I और R की वैल्यू रख दोगे, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पे I और R की वैल्यू रखी, ठीक, तो ये फॉर्मूला हमारा प्रूव हो जाएगा जो हमें लाना था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि हाइगेंस का सिद्धांत का यूज़ करना है, यानी हाइगेंस प्रिंसिपल को यूज़ करना है, उसकी हेल्प से स्नेल लॉ को आपको क्या करना है, प्रूव करना है। यानी
स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक। इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन करा जिसमें हमने एंगल आई को टू एंगल लाया। यहाँ पे हमें स्नेल लॉ प्रूव करना है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू लानी है। यही तो हमारे स्नेल लॉ होता है ना। तो देखते हैं इसको। तो ये है आपका, उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपका ये भी जरूर आता है एग्जाम में। तो ये देखो यहीं पर आपका प्रीवियस 5 ईयर में ये क्वेश्चन आ रखा है। तो यहाँ पे भी क्या है, सबसे पहले आपको एक सरफेस बनानी है, ठीक है, जिसमें आपकी एक लाइट ये इंसिडेंट हो रही है, एक लाइट ये इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया। अब यहाँ पे एक नॉर्मल हमने यहाँ पे खींचा है, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया एक, जिसको अभिलंब बोलते हैं, एक और नॉर्मल ही हो गया इसका, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको पता है ये एंगल बनेगा आई, है ना, इसको बोलते हैं हम एंगल आई, इंसिडेंट एंगल ना, आपतन कोण। तो अगर आप देखो यहाँ पे ये पूरा जो होता है, अब आप देखो ये जो 1 है और ये 2 है, किसको कौन ज़्यादा दूरी तय कर रहा है, कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो सेकंड वाला कर रहा है ना, ठीक है। तो यानी ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ज़्यादा कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यहाँ से आप एक वेव फ्रंट डाल दो, इसमें क्या डाल दो, ये वेव फ्रंट डाल दो उन्हें। वेव फ्रंट हमेशा 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो ये आपकी इंसिडेंट होगी, ये वे, तो इनके बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा, 90। अब इतना इतना तो आई है, कितना यहाँ तक आई है, तो ये बचा कितना, तो इस पूरे में से ये माइनस करोगे आई, तो ये बचेगा 90 माइनस आई, ठीक है। आया इतना समझ में। फिर जो है हमारा ये 90 माइनस आई आया। अब आपको पता है कि ये जो नॉर्मल होता है और ये सरफेस होती है, इनके बीच में भी 90 होता है, कितना होता है, 90। तो ये और ये आपका 90 माइनस आई है, तो 90 में से 90 माइनस आई को माइनस करोगे तो कट जाएगा, तो आई बचेगा, तो ये आई आया। तो जैसे हमने पहले वाले में करा था, ठीक है, तो ये इधर एंगल आई आ गया हमारा। तो यहाँ पे हम इतना एक्स्ट्रा चल रहे हैं इस वाले में। जब हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, नहीं अपवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे देखो जब ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हुई और ये वाली ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, ये वाली हमें ज़्यादा चल रही है, ये वाली कम चल रही है। तो कितना ज़्यादा चल रही है, तो यहाँ से हम यहाँ से भी एक वेव फ्रंट को डालेंगे इसमें, ठीक है। जैसे हम इसमें वेव फ्रंट डालेंगे, इसको I'1 डैश बोलेंगे, इसको 2 डैश बोलेंगे, ठीक है। तो ये बना एंगल आर और ये बना हमारा एंगल, यहाँ पे भी नॉर्मल है ना, तो ये आर हो गया, ये 90 माइनस आर हो गया, तो ये भी आर आया, जैसे हमने ऊपर करा है ना वैसे ही होगा, ठीक। तो यहाँ से हमारा ये एंगल आर बना, ये हमारा एंगल आई बना था, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इसमें हमें कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ा, ये एक्स्ट्रा है, देखो रिफ्लेक्शन के बाद ये और ये तो इक्वल हो जाएंगे, ये हमें इसमें एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है। तो ये इसमें इधर एक्स्ट्रा, इधर में एक्स्ट्रा, यानी रिफ्रैक्शन से पहले ये एक्स्ट्रा और रिफ्रैक्शन के बाद ये एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं। तो ये डिस्टेंस कवर करने में हमें जो टाइम लगा, कौन सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। तो टाइम कितना लगेगा इसको, पीबी को डिस्टेंस को कवर करने में टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, पी बी, और स्पीड हमने क्या ले रखी, इधर V1 ले रखी है ना। V1 कहाँ ले रखी है, पहले वाले मीडियम में, और V2 लेंगे हम दूसरे वाले मीडियम में, यानी इस लाइन से ऊपर V1, इस लाइन से नीचे V2, ठीक है। तो ये हमारा V1 आ गया। ऐसी जब हमें क्या करना पड़ा, ये लाइट जो है, ये जो एक्स्ट्रा में चलना पड़ा यहाँ पे, ठीक है, इसका भी टाइम निकाल लेते हैं, इसका AQ का। तो AQ के लिए टाइम निकालोगे तो कितना आएगा, AQ अपॉन स्पीड, यहाँ पे V2 हो गया आपकी, ठीक है। तो सिंपल हो गया। अब हमारा जो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों टाइम है तो दोनों के इक्वल रख देंगे। तो जब हम यहाँ इक्वल रखेंगे तो पहला आ रहा है PB अपॉन V1 और दूसरा आ रहा है AQ अपॉन V2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, तो PB अपॉन AQ और V1 अपॉन V2, ठीक है। इसे बना लिया हमने थर्ड इक्वेशन। अब हम PB और AQ की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब देखो PB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर हम डायग्राम में जाएं तो ये वाला ट्रायंगल है, इसमें से हमें PB की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा PB की वैल्यू, आपको पता है ये I बन रहा है, तो साइन I क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, PB है ना, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस कितना होगा, AB, कितना होगा AB, ये ना यहाँ से यहाँ तक ये AB है, AB है, ठीक है।
तो पी बी अपॉन ए बी। तो यहाँ से पी बी की वैल्यू कितनी आएगी, साइन आई ए बी, यही आएगी। ठीक है, ऐसे ही हम निकालते हैं इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले में लगाते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ से ये ए क्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन आर कितना होता है, साइन आर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है ए क्यू और हाइपोटेनियस कितना है ए बी। तो ए क्यू कितना आ गया, ए बी साइन आर। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर वाले से पी बी आ गया था और इस वाले से ए क्यू आ गया हमारा। तो ये दोनों हमने निकाले। इसके बाद ये पी बी निकल गया और ये ए क्यू निकल गया। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे। तो पी बी की वैल्यू थी हमारी ए बी साइन आई और ए क्यू की वैल्यू थी हमारी ए बी साइन आर इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू। तो ए बी से ए बी कटा, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू। और इसको क्या लिख देंगे हम, एन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एन को भी क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं एन टू अपॉन एन वन लिख सकता हूँ, एन टू अपॉन एन वन, है ना। आपको पता है कि वी वन और वी टू को हम ऐसे भी लिखते हैं एन टू अपॉन एन वन, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना ये। अगर ऊपर वी वन है तो नीचे एन वन आएगा, नीचे वी टू है तो एन वन एन टू ऊपर आएगा। तो एन टू अपॉन एन वन को क्या लिख दिया मैंने, एन लिख दिया यहाँ पे। तो यही हमारा क्या है, स्नेल का लॉ होता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा यहाँ पे सॉल्व करके लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों डेरिवेशन आ गई इसके अंदर आपकी, पहले वाली भी होगी, दूसरी यानी रिफ्लेक्शन भी हो गया और रिफ्रैक्शन भी हो गया आपका। तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन नंबर अलग है मगर यहाँ पे 30 नंबर में आया है। तो प्रकाश के व्यतिकरण को समझाइए, यानी एक्सप्लेन करना है आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है और मेंशन करनी है उसकी एसेंशियल कंडीशन फॉर इट, और उसके लिए आवश्यक क्या क्या प्रतिबंध होते हैं, क्या क्या शर्तें होती है व्यतिकरण के लिए, वो भी आपको लिखना है। और ड्राइव करना है दी फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज बाय गिवन द प्रिंसिपल ऑफ यंग एक्सपेरिमेंट, यानी यंग के प्रयोग का सिद्धांत समझते हुए उसकी फ्रिंज की चौड़ाई होती है ना, यानी फ्रिंज की जो विड्थ होती है उसका फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो देखते हैं यहाँ पे इंटरफेरेंस, जिसको व्यतिकरण बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा आपको। देखो इंटरफेरेंस नाम से पता चल रहा है, जिसको हिंदी में व्यतिकरण बोलते हैं। तो इसमें क्या होती है, दो वेव, जैसे मान लो ये दो वेव है, ठीक है, इनका आपस में क्या होता है, इनका आपस में मिलना, उसी को इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब आपका ये आपस में किस किस तरीके से क्या कर सकती है, मिलना मतलब सुपर इम्पोज, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं सुपर इम्पोज होना, यानी दो वेव का आपस में सुपर इम्पोज होना। जैसे ये एक वेव है, एक दूसरी वेव ही है। ठीक है, तो ये जब दोनों वेव आपस में मिक्स होंगी तो एक नई वेव बनेगी। ठीक है, एक नई वेव बनेगी। तो जो ये दोनों आपस में मिक्स हो रही हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, या इसी जो प्रोसेस आपका, या जो ये क्या बोल रहे हैं, जो ये इनका आपस में सुपर इम्पोज होना है, इम्पोज जो हो रहे हैं आपस में, इसी को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, व्यतिकरण बोलते हैं। ठीक है, तो द फिनोमिना ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, यानी यहाँ पे क्या होगा, जब ये दोनों आपस में मिक्स होंगी तो यहाँ पे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द मीडियम ड्यू टू सुपर इम्पोज ऑफ द लाइट वेव, यानी इन दोनों लाइटों का क्या होगा, जब सुपर इम्पोज होगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस बोलेंगे। ठीक है, अब ये जब ये दोनों लाइट आपस में मिक्स होती हैं, यानी सुपर इम्पोज होती हैं एक दूसरे के ऊपर, तो या तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, या इनकी एनर्जी मतलब इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, या इनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर दो लाइट वेव आपकी मिक्स हो रही है ना, इंटरफेरेंस हो रहा है उनका, तो या तो बढ़ जाएंगी या घट जाएंगी। तो इंटेंसिटी बढ़ती कब है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, और घटती कब है इंटेंसिटी, जब उनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, देखो अब हम देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में व्यतिकरण बोलते हैं। ठीक, अब इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि दो लाइट वेव का, जो आपकी दो लाइट वेव होंगी, जैसे मान लो एक वेव ये है
एक वेव ही है, ठीक है। अब जो आपका लाइट वेव ये जो आपस में मिल जाए, है ना, यानी आपस में जब सुपर इम्पोज होती है तो ये आपस में जो आपस में मिलना मतलब सुपर इम्पोज होना दो लाइट वेव का, तो जब ये आपस में मिलती हैं तो ये अपनी एनर्जी का क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इसकी एनर्जी इसमें जा सकती है, इसकी एनर्जी इसमें जा सकती है, तो ये दोनों की एनर्जी मिक्स होती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यानी जब दो लाइट वेव जो होती हैं आपस में क्या होती हैं, सुपर इम्पोज होती हैं और उनमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसको बोलते हैं हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब ये जब दोनों वेव आपस में मिक्स होंगी तो जो इससे वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी या तो ज़्यादा होगी या उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो ज़्यादा कब होती है? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जिसको हिंदी में सपोसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सपोसी व्यतिकरण बोलते हैं। और इंटेंसिटी कब होगी? जब उसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यानी जब उसकी जब उसका विनाशी व्यतिकरण होता है, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टिव कब होता है? जब दोनों वेव इस तरीके से जुड़ जाए। मान लो इसका ये वेव है, एक दूसरी वेव ये है, ठीक है। तो जब क्या होगा, इसका प्लस और इसका प्लस मिक्स होगा और इसका माइनस मिक्स होगा, तो ये हमें क्या मिलेगा? हमेशा इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगी। क्या मिलेगी? इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा मिलेगी। और अगर मान लो ऐसा होगा प्लस माइनस, और इसका क्या है, ये माइनस है प्लस, या माइनस है प्लस, अगर इसका माइनस इसका प्लस मिक्स हुआ, इसका माइनस इसका प्लस मिक्स हुआ, तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी, यानी तीव्रता कम हो जाएगी। जिससे क्या होगा, ये इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि यहाँ पे तीव्रता जो है, इंटेंसिटी जो है वो कम हो रही है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं इसको, विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या पूछा था। तो यहाँ पे आपको हिंदी में भी मिल जाएगा कि प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण एक प्राकृतिक घटना है, यानी व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो तब होता है जब दो या दो से अधिक तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, यानी जब दो तरंगे आपस में मिक्स होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, यानी सुपर इम्पोज होती हैं, जिससे उनकी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण होता है, यानी ऊर्जाएं जो होती है ट्रांसफर होती है एक से दूसरे में, ठीक है। इसी को इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब इनके लिए क्या है, कुछ कंडीशन पूछी थी सेकंड पार्ट में, ठीक है। कंडीशन क्या है कि प्रकाश स्रोत जो होता है एक वर्णी होना चाहिए। एक वर्णी मतलब यानी ये मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, ठीक है, यानी एक ही सोर्स से मिलनी चाहिए। जैसे अगर हम अभी डायग्राम देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा, ये भी पूछा था कि इसको एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। जो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये भी इस क्वेश्चन में पूछा था। तो पहले ये भी देख लेते हैं, तब कंडीशन भी देख लेंगे साथ में। तो यहाँ पे क्या है, डबल स्लिट बोला है, तो डबल स्लिट मतलब इसमें यहाँ पे आपको दो स्लिट रखने हैं, यानी होल रखने हैं। एक हमने S1 रखा, एक हमने यहाँ से S2 रखा, ठीक है। जैसे ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक सोर्स है S, क्या है? सोर्स S। सोर्स मतलब लाइट सोर्स, मतलब पता है ना आपको, जैसे यहाँ पे स्रोत बोलते हैं जिसको हिंदी में, प्रकाश का स्रोत। जैसे आपने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, अब यहाँ से जब लाइट जाएंगी, इससे अंदर जाएगी, यहाँ से कुछ लाइट जाएगी, तो इनका ना आपस में मिक्स होते हैं। क्या होते हैं? मिक्स होते हैं, मिलते हैं। अब जैसा पहला पॉइंट था कि मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए। मोनोक्रोमेटिक मतलब ये जो S1 और S2 हैं, ये जो दोनों नए सोर्स हैं, ये कहाँ से मिल रहे हैं? हमें सिंगल सोर्स से मिल रहे हैं ना। कहाँ से मिल रहे हैं? दोनों S से। तो ये दोनों कैसे होंगे? मोनोक्रोमेटिक। क्यों? क्योंकि ये हमें एक ही S से मिल रहे हैं, दोनों एक ही जगह से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसा सोर्स होंगे? मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। तो पहला पॉइंट कंडीशन ये थी कि लाइट हमेशा एक ही सोर्स से आनी चाहिए दोनों की, तभी तो उनकी सेम वेवलेंथ होगी, है ना, सेम फ्रीक्वेंसी होगी, तो सेम फेज डिफरेंस होगा। तो यहाँ से आपकी जब लाइट निकलेंगी तो कुछ इस तरीके से बनेंगे इसके वेव फ्रंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ से लाइट जाएगी, यहाँ से लाइट जाएगी, तो ये जो स्क्रीन है ना आपकी, स्क्रीन में आपको कुछ वो दिखते हैं, फ्रिंजेस। फ्रिंजेस का मतलब होता है, यानी यहाँ पे आपको कलर दिखाई देंगे, ठीक है। अब ये जो कलर दिखाई देते हैं यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, द्विझिरी प्रयोग बोलते हैं शायद इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको अल्टरनेट फॉर्म में, जैसे बीच वाला, बीच में तो आपको क्या दिखेगा? ब्राइट दिखेगा। क्या दिखाएगा? ब्राइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं दीप्त। दीप्त फ्रिंज मिलेगी। कैसे मिलेगी? फ्रिंज, सॉरी,
डिप्थ फ्रिंज यानी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको डार्क मिलेगी, इधर भी आपको डार्क मिलेगी, ठीक है, अल्टरनेट फॉर्म में है ना, यहाँ पे कहीं बीच में डार्क होगी आपकी। फिर आपको ब्राइट मिलेगी, फिर इधर ब्राइट मिलेगी, फिर आगे डार्क मिलेगी, फिर यहाँ भी डार्क मिलेगी। तो यानी अल्टरनेट फॉर्म में पहले ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, ब्राइट फिर डार्क, ऐसे मिलेगा, ब्राइट डार्क, ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरीके से है ना, इधर डार्क फिर ब्राइट, इस तरीके से मिलते हैं यहाँ पे। अब ये फ्रिंजेस का मतलब यहाँ पे कलर दिखाई देंगे आपको, पहले मतलब ब्राइट कलर दिखाई देगा डिप्थ, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरीके से यहाँ पे कलर दिखाई देते हैं, ठीक है। जब आप ये वाला एक्सपेरिमेंट करोगे तो यहाँ पे ये बनते कैसे हैं, तो ये याद रखना। यहाँ पे देखो हमने क्या कराया है, अब हमने पढ़ा है कि एक जगह इंटेंसिटी बढ़ती है तो उसको बोलते थे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या बोलते थे, कंस्ट्रक्टिव यानी सपोज, ये भी पढ़ा था। और जहाँ पे इंटेंसिटी कम होती थी उसको बोलते थे हम डिस्ट्रक्टिव, क्या बोलते थे, डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशी सपोजी। तो यहाँ पे भी वही होगा। तो जैसे ये सोर्स S1 है ना, यहाँ से आपकी लाइट निकलेगी, मान लो पहले यहाँ से निकली, एक यहाँ से निकली, ठीक है, ये हम वेव फ्रंट बना रहे हैं। ऐसे हमने इसका दूसरा वेव फ्रंट बनाया डॉट डॉट करके, और इसका भी दूसरा बनाया है S1 का और S2 का। फिर ऐसे हमें क्या करना है, इसका भी बनाना है, इसका डार्क वाला बना दिया, इसका डार्क बना लिया ऐसे, फिर इसका डॉट डॉट वाला बना दिया, ऐसे इसका भी डॉट डॉट वाला बना दिया, ठीक है। तो आप जब इनको मिलाओगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, आपको एक्चुअल में जो ये बनाना है ना, रफली भी आप बना सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बीच में तो डार्क बनेगा, डार्क कब बनेगा आपका, डार्क आपका बनेगा जब आपकी डार्क लाइन या तो दोनों डार्क लाइन या दोनों क्रॉस लाइन मिलेंगी, तो आपका बनेगा ब्राइट फ्रिंज, क्या बनेगा, ब्राइट, ठीक है। और अगर आपका एक डार्क लाइन और एक क्रॉस वाली लाइन कट रही है तो यहाँ पे बनेगा डार्क, क्या बनेगा, डार्क, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो ये दोनों ब्राइट काटी हैं, ठीक है, ये दोनों ब्राइट कटी हैं, ठीक। और अगला यहाँ पे आपका ना कट वाला देखो, ये कट रहा है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, मगर जब आप इनको मिलाओगे ना तो ये देखो सेम वाले, तो यहाँ पे आपका ब्राइट बन गया, ठीक है। ऐसे ही जो हमने ये डार्क वाला देखो, डार्क वाला कैसे बनाया होगा, इसको कट कर देता हूँ मैं, आप ना इसको खुद से बना लेना, इसको ऐसे बना के दिखा देना इसको। ये जैसे डॉट डॉट वाला है और एक है डार्क वाला, है ना, ऐसे ये डॉट डॉट वाला है, ये डार्क वाला, ये डॉट डॉट वाला है, ये डार्क वाला, तो इनको कट करोगे तो एक डार्क फ्रिंज बनेगी, ठीक है। ऐसी नीचे भी ब्राइट, यहाँ पे बीच में एक डार्क आएगा, ठीक है, फिर ये ब्राइट बनेगी, फिर ये डार्क बनेगी, इस तरीके से आपको फ्रिंजेस इसमें बनाई दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको आना चाहिए बनाने, ठीक है। अगर यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर वो बोलेगा कि बना के दिखाइए, तो आपको बनाना भी है और इसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि डार्क कब बनेगा, डार्क बनेगा जब डार्क लाइन जो है इससे निकलने वाली, जो डार्क वेव फ्रंट है, और फिर दूसरा भी डार्क कट करेगा, या डॉट डॉट कट करेंगे तो ब्राइट बनेगा, और एक डार्क और एक डॉट डॉट कट करेंगे तो डार्क बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि जो प्रकाश होना चाहिए वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, यानी जो लाइट आनी चाहिए आपकी, जो एस से लाइट आ रही थी S1 और S2 के लिए, वो क्या है, सेम सोर्स से आ रही थी, इसलिए उसको बोलेंगे हम एक वर्णीय यानी मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा बोला कि तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो सेम होनी चाहिए आपकी, ठीक। अगला है तरंगों की दिशा भी समान होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में दोनों वेव जानी चाहिए, ठीक है। दोनों तरंगों का आयाम भी समान होना चाहिए, यानी इनका एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए, इस वेव का एम्पलीट्यूड, इस वेव का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है। ये सेम डायरेक्शन में चलनी चाहिए, मैंने आपको समझा दिया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और इन दोनों जो स्रोत है उनके बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, यानी जो हमने स्लिट बनाया ना, ये S1 और S2, इन दोनों के बीच में ये जो गैप है बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका इंटरफेरेंस जो है वो बनता है और सही से बनेगा आपका।
तो यहाँ पे इनकी कंडीशन मैंने इंग्लिश में भी लिखी है, ठीक है। थोड़े पॉइंट एक इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो मैंने वहाँ पे थोड़ा समझाया था, आप वहाँ से भी इसको लिख सकते हो। यहाँ पे लिखा है कि जो टू सोर्स है ना, जो S1 और S2 से है, वहाँ से आपकी जो लाइट वेव आनी चाहिए कंटिन्यूसली आनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। दूसरा है कि लाइट वेव शुड बी सेम, क्या है, वेवलेंथ, यानी इसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा और इसका जो वेवलेंथ है लैम्डा, वो हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। और अगला पॉइंट है लाइट वेव्स एमिटेड शुड बी ऑन सेम वेवलेंथ, ये तो हमने लिख लिया सेम वेवलेंथ का यहाँ पे, ठीक। तो जब ये सेम वेवलेंथ होंगी आपकी, ठीक, वेवलेंथ सेम है, और एक इसमें फेज लिख लेना या फ्रीक्वेंसी लिख लेना, वो भी सेम होता है आपका, ठीक। अगला फोर्थ पॉइंट है इसका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, यानी आयाम जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। और अगला जो ये पॉइंट है इसमें है कि टू लाइट सोर्स शुड बी नैरो होने चाहिए, यानी दोनों लाइट सोर्स जो होने चाहिए या तो पास पास होने चाहिए, है ना, जैसे मैंने बताया था, बहुत क्लोज होने चाहिए, और नैरो होने चाहिए, यानी जो होल होने चाहिए बहुत पतले होने चाहिए आपके, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाने चाहिए, नैरो होने चाहिए आपके। तो ये इसकी कंडीशन भी होगी आपकी, ठीक है। थर्ड पार्ट जो हमें यहाँ पे निकालना था, विड्थ निकालनी थी फ्रिंज की, तो देखते कैसे निकालते हैं विड्थ। अगले पॉइंट में जो हमें विड्थ निकालनी थी, तो विड्थ कैसे निकालेंगे हम, तो विड्थ निकालने के लिए जैसे आपने ये डायग्राम देखा था यहाँ पे अभी, है ना, ये जो स्लिट होती है और ये जो स्क्रीन होती है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने ले रखी कैपिटल डी, क्या ले रखी है, कैपिटल डी। और ये जो दोनों स्लिट हैं, दोनों यहाँ पे आपके छेद है जो, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस ले रखी हमने स्मॉल डी, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने ना दो यहाँ पे ना ब्राइट फ्रिंज ले ली, पहली ये ले ली और दूसरी ये ले ली, ठीक है। अब जो आपने ये दोनों ली हैं, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो, बीच में तो सेंटर पे आपका ब्राइट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से जो पहला हमने ले लिया nth ब्राइट फ्रिंज, अब nth आपकी कुछ भी हो सकती है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है। तो यहाँ से जो हमने इसकी डिस्टेंस ली है वो ली है yn। अब ये आपका nth ब्राइट फ्रिंज है, nth मतलब कोई सा भी हो सकता है, जैसा मैंने पहले बता दिया आपको, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा नंबर का हो सकता है, और एक हमने उससे ऊपर वाला ले लिया, यानी n+1, जैसे अगर हमने 3 लिया है तो ये हम चौथा फ्रिंज ले लेंगे, ठीक है। तो अगला हमने लिया yn+1, जिसकी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी y+n ले ली, इसकी yn है तो इसकी yn+1 ले ली, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, yn, अभी मैं बता नहीं सकता कहाँ से है अभी ये फॉर्मूला, ठीक है। अभी आप इसको डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों को पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, मैं यहाँ पे चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं चैप्टर अगर स्टार्टिंग से पढ़ाऊँ ना आपको, तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है। अब मैं, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको कुछ है यहाँ पे डायरेक्ट याद रखना पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है चैप्टर तो आपको जल्दी जल्दी ये समझ में भी आ जाएगा, ठीक। तो ये y/dn इक्वल टू होता है n लैम्डा के बराबर, ठीक। अब यहाँ पे जब हम n नंबर इसके लिए लगा रहे हैं पहले, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट बन जाएगी इक्वेशन। अगर यही फॉर्मूला मैं इस ऊपर वाले के लिए लगाऊंगा तो क्या होगा, yn की जगह क्या लिखूंगा, n+1 लिख दूंगा, d/d, और यहाँ पे भी n की जगह n+1 रख दूंगा, और लैम्डा, और इसे बना दूंगा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे बनी हमारी फर्स्ट और सेकेंड, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, अब देखो, अगर मेरे को विड्थ निकालनी है, ठीक, तो विड्थ कैसे निकालूंगा, इन दोनों के बीच की अगर मेरे को डिस्टेंस निकल गई तो यही तो विड्थ होगी ना, फ्रिंजेस की विड्थ जो होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस पूरे में से इतने को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, और यही क्या होगी, इस फ्रिंज की विड्थ होगी आपकी, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, तो दोनों को माइनस कैसे करोगे, दोनों इक्वेशन को माइनस करना है आपको। तो ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, इन दोनों को माइनस करोगे, और इधर और इधर इन दोनों को माइनस करोगे, ठीक है। तो यहाँ आपका जो सेकंड इक्वेशन है क्या था, ये n की लैम्डा की मल्टीप्लाई करोगे, लैम्डा ही हो गया, इक्वल टू हो गया yn+1 d/D, ऐसा ये आपका हो गया, और एक ही हो गया, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये इससे कट जाएगा, लैम्डा बचेगा आपका, यहाँ लैम्डा बचेगा, और यहाँ से ना इसने d कॉमन ले लिया, d कॉमन लेने के बाद यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, और ऊपर से स्मॉल d भी कॉमन ले लिया, उसको नीचे लेके आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम देखो, ये d इसके साथ आ जाएगा लैम्डा d, और ये स्मॉल d इसके नीचे आ जाएगा, और यहाँ बचेगा yn+1 d माइनस
वाई एन डी है ना, ये डी तो हटा देना यहाँ से स्मॉल डी, क्योंकि ये हट गया यहाँ से ना, ये नहीं आएगा यहाँ पे। वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन, तो इसको हम लिख देंगे बीटा। ये जो बीटा होता है यही फ्रिंज विड्थ होता है। क्या होती है? फ्रिंज विड्थ, फ्रिंजों की चौड़ाई, ये हमें यहाँ पे निकालनी थी। इस तरीके से फॉर्मूला इसका आया है। तो ये जो फ्रिंज विड्थ आ गई आपकी, ठीक है, ये वाली आ गई। ये बीच में कौन सी होगी आपकी? डार्क होगी ना, तो उसकी विड्थ आ गई। ऐसी ब्राइट वाली की भी यही होगी, क्योंकि इनकी सेम होती है, इनकी जो विड्थ होती है वो सेम होती है। आपको पहले जब मैंने लिखवाया था तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने पहला ही क्वेश्चन करा था, हमने जहाँ पे लिखा था कि जो आपका इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे जो विड्थ होती है उनकी सेम होती है, ठीक है। तो इन सब की सेम होगी, तो जो इसकी होगी डार्क की वही ब्राइट की भी होगी, तो सेम फॉर्मूला लगेगा सबके लिए, ठीक है। चाहे ब्राइट का पूछे चाहे डार्क का पूछे, यही फॉर्मूला आपका यूज़ होगा विड्थ निकालने का, एल लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। जो आपका यहाँ पे आया है कि एक वर्णी प्रकाश स्रोत द्वारा प्रदीप्त प्रदीप्त एक संकीर्ण झिर्री के कारण पर्दे पर विवर्तन पैटर्न किस प्रकार प्राप्त होता है, इसको संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी डिस्क्राइब करना है आपको कि जो डिफ्रैक्शन होता है किससे, सिंगल स्लिट से, सिंगल नैरो स्लिट से, उसमें जो डिफ्रैक्शन का पैटर्न बनता है वो कैसे बनता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे हम उसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें क्या निकालना है, फ्रिंज की विड्थ निकालनी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब फ्रिंज की विड्थ क्या होती है? जैसे मान लो आपका पहले आएगा ब्राइट, फिर यहाँ पे आएगा डार्क, फिर आएगा ब्राइट, ठीक है। इस तरीके से हमारा यहाँ पे पैटर्न बढ़ता है, फिर डार्क फिर ब्राइट, है ना। ये अभी ब्राइट है, फिर डार्क फिर ब्राइट, फिर डार्क फिर ब्राइट, है ना, इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, ये जो दोनों स्लिट है उनके बीच की डिस्टेंस हमने स्मॉल डी ली है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने कैपिटल डी ली है। अब यहाँ पे क्या है, विड्थ किसकी निकालें हम निकालेंगे डार्क वाले की, जो बीच में इसका। अब इसकी जो विड्थ है वो कैसे निकलेगी? देखो, अगर हमें इस डार्क की निकालनी है, किसकी, डार्क की, तो दोनों जो कंसेक्यूटिव मतलब जो उसके बगल वाले ब्राइट होंगे ना, जैसे अगर ये एन है और ये एन प्लस वन वाला है, अगर ये नंबर 2 वाला ब्राइट है और ये 3 नंबर वाला ब्राइट है, ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करके हमारा बीच में जो डार्क आता है वो आएगा, है ना। ये जो बीच वाला डार्क है वो कैसा आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वाई एन ले रखी और यहाँ से यहाँ तक की वाई एन प्लस वन ले रखी। इसका नंबर जो एन है और इसका एन प्लस वन है, ठीक है। ये जो ब्राइट है उसका एन है और ये जो ब्राइट है इसका एन प्लस वन है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी फ्रिंज विड्थ निकलेगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा पाथ डिफरेंस वाला फॉर्मूला था ना एक, तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला है, इसको आप डायरेक्ट याद कर लेना, वाई एन डी अपॉन कैपिटल डी एन लैम्डा, ठीक है। ये स्मॉल डी क्या है यहाँ पे, ये डिस्टेंस, कैपिटल डी क्या है यहाँ पे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। एन यहाँ पे वेवलेंथ होगी। तो अगर हम ये फॉर्मूला, ये तो हमने एन के लिए लगाया, इस वाले के लिए, तो ये फॉर्मूला सही है आपका, ठीक है। अगर इसको एन प्लस वन के लिए लगाओगे तो क्या लगेगा, एन प्लस वन लिखे होगे यहाँ पे, एन की जगह एन प्लस आ जाएगा आपका लैम्डा, ठीक है। अब मैंने बताया था ये बीच का हिस्सा निकालना है, तो इस पूरे में से इतना आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको माइनस कर देंगे। तो माइनस कैसे करोगे, ये जो आपका राइट हैंड साइड है इन दोनों को माइनस करो यहाँ पे, है ना। लैम्डा की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, एन लैम्डा फिर लैम्डा, यहाँ पे एन लैम्डा। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करी तो एन लैम्डा से एन लैम्डा कर दिया, ठीक है। और इसमें से इसको माइनस करा, यहाँ पे देखो। अब जब आप इनको माइनस करने जाओगे तो क्या होगा, ये जो इस कैपिटल डी ये बाहर आएगा और ये स्मॉल डी ये बाहर आएगा, ठीक है। तो स्मॉल डी तो चले जाएगा यहाँ डिवाइड में और कैपिटल डी जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में ऊपर, ठीक है। तो ये कैपिटल डी आ गया यहाँ एन लैम्डा और स्मॉल डी आ गया यहाँ डिवाइड में। ये जो है इसमें ये और ये ऐसे रह जाएगा और इसको बोलेंगे हम बीटा, क्या बोलेंगे, बीटा एन लैम्डा अपॉन डी। यही जो बीटा हुआ है फ्रिंज विड्थ है। तो किसकी निकाली हमने, डार्क कलर की निकाली फ्रिंज विड्थ, ठीक। तो ये हो गया इसके अंदर जो फ्रिंज विड्थ निकालने वाली डेरिवेशन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न जो हमें मिलता है ना सिंगल नैरो स्लिट से, यानी जो विवर्तन हमें मिलता है एकल वर्णी प्रकाश स्रोत द्वारा एक संकीर्ण झिर्री के कारण जो विवर्तन पैटर्न हमें मिलता है उसको संक्षेप में वर्णन करना है, यानी उसको डिस्क्राइब करना है आपको ब्रीफली। तो देखते हैं कैसे इसको करेंगे।
तो अगला यहाँ पे जो है आपका डिफ्रैक्शन है ना, जो क्वेश्चन आपने अभी देखा। तो डिफ्रैक्शन में क्या है, डिफ्रैक्शन में भी आपका एक पैटर्न मिलता है। यहाँ पे भी क्या होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट, ये जो फिनोमिना होता है बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड दी शार्प कॉर्नर्स, यानी जो ये शार्प कॉर्नर्स हैं आपके, सॉरी ये नहीं शार्प कॉर्नर्स, जैसे ये कि हमारी लाइट है, लाइट सोर्स है एस, और यहाँ पे आपने कुछ क्या रख दिया, यहाँ पे आपने कोई ऑब्स्टिकल्स रख दिया, कोई चीज़ रख दी, ठीक है। तो वो क्या होती है, लाइट उन कॉर्नर्स, ये जो कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, इनमें जाके बैंड हो जाती है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जो होती है बैंड हो जाती है ऐसे, है ना। तो बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल्स एंड स्प्रेडिंग इनटू द रीजन, और यहाँ पे क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, यानी फैल जाती है आपकी लाइट, है ना, इनटू द रीजन ऑफ द ज्योमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, और उससे जो पैटर्न बनता है उसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। यानी ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, जो लाइट का मतलब कॉर्नर्स पे जाके ये जो होती है लाइट क्या हो जाती है आपकी, क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, इसी को हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। अगर आप डिफ्रैक्शन का पैटर्न देखोगे तो मैंने बताया था ऐसे, ये जो सेंटर होगा, सेंटर पे तो आपकी ब्राइट ही बनेगी, ठीक है, मगर इसके बाद क्या होती है, धीरे धीरे ऐसे 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 होते हुए कम होती रहती है लाइट, ठीक है, और एक टाइम पे जीरो हो जाती है कुछ टाइम। जैसे आपने को खिड़की के कॉर्नर में देखोगे, खिड़की के कॉर्नर में आप कभी देखना, तो वहाँ पे आपको लाइट ऐसे कॉर्नर्स में दिखाई देती है ना, फैली हुई दिखाई देती हैं, तो उसी को हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब जो आपके पास क्वेश्चन आया है कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो सिंगल स्लिट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। तो सिंगल स्लिट क्या है, जैसे मान लो ये स्लिट आपकी, ये इसमें ना एक ही स्लिट आपका, यानी होल है यहाँ पे आपका, और ये सोर्स से लाइट जा रही है यहाँ से, ठीक है। ये ना ये पूरा एक स्लिट आपका यहाँ से, ये जो है सिंगल स्लिट आपका ये है ना, ये खाली यहाँ पे, तो यहाँ सोर्स से क्या है, लाइट जा रही है। अब लाइट सबसे पहले हमने उसको एक लेंस L1 लिया है, वहाँ पे डाला है, ताकि ये लाइट को क्या करते हैं, ऐसे सीधा यहाँ से लेके जाए, ठीक है। तो ये लाइट जब यहाँ से सीधा आपका कन्वर्ट कर देगा ये, तो लाइट आपकी सीधा जाएगी यहाँ से, और फिर यहाँ पे एक दूसरा लेंस लिया हमने, ये क्या करेंगे, इन सबको एक पॉइंट पे जाके मिला देगी लाइट को, ठीक है। ओ पॉइंट हमने ले लिया, ये पॉइंट जहाँ पे ये लाइट सीधा जाके मिलती हैं, उस पॉइंट पे जो आपका पैटर्न बनता है वो बनता है आपका सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा बनता है आपका, ठीक है। अब ये सेंट्रल मैक्सिमा क्यों बनता है, क्योंकि इसकी जो लाइट है उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता, यानी जैसे जितना पाथ इसका है उतना ही पाथ इसका है, यानी तीनों सेम पाथ चलती हैं, तो इसलिए यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। अगर हम पी पॉइंट की बात करें, तो जो लाइट इस कॉर्नर से जाके बैंड हो गई डिफ्रैक्शन के कारण, वो जो यहाँ से लाइट जाएगी, और जो सेंटर से आपकी लाइट गई और जो इस कॉर्नर से लाइट गई, इनके पाथ में डिफरेंस है, यानी ये वाला देखो ऊपर वाला कम दूरी जा रहा है और ये वाला आपका ज़्यादा दूरी जा रहा है। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे इनके बीच की दूरी कम ज़्यादा हो जाती है ना, पाथ में डिफरेंस आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो पैटर्न बनता है, ठीक है, वो आपका अलग बनता है, ठीक। तो यहाँ पे जो आपको पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा, मगर यहाँ पे फिर जो बनेगा पैटर्न, फिर इसके बाद जो पैटर्न बनेगा और कम हो जाएगा, क्योंकि उसका गैप, उसमें जो डिफरेंस आ जाएगा और ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो अलग पॉइंट होगा उसमें और डिफरेंस आ जाएगा, तो ये धीरे धीरे इस तरीके से ये कम हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। एम्पलीट्यूड जो होता है इसका धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो यहाँ पे हमने ये इसका डायग्राम बनाया, ये यहाँ से थीटा एंगल पे ये इस तरीके से बैंड चलेगी ऊपर, ठीक है, फिर पी पॉइंट पे मिलेगी। बाकी ये जो सेंटर से इसकी कितनी दूरी है, वाई ले रखी है हमने, दोनों स्क्रीन इसके और इसके स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस डी ले रखी है। ये जो थिक यहाँ पे जो स्लिट है उसकी थिकनेस हमने स्मॉल ए ले रखी है, क्या ले रखी है, स्मॉल ए, ठीक। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है हमने कि कंसीडर ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, यहाँ से आ रही है, ठीक है, फ्रॉम ए लेंस फॉलिंग ऑन ए स्लिट ए बी, ये जो स्लिट है ए बी पे पड़ती है, एज डिफ्रैक्शन अकर, इससे हमें यहाँ पे क्या होगा, एक डिफ्रैक्शन मिलेगा। ए डिफ्रैक्शन पैटर्न इज सेंट्रल मैक्सिमा, जो बीच में बनेगा वो सेंट्रल मैक्सिमा होता है आपका, एट दी सेंटर ओ पे बनता है यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा, एंड फ्लैंक्ड बाय ए नंबर ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिमम सेकेंडरी मिनिमा। इसके बाद जो आपका बनता है ब्राइट फ्रिंज बनती है आपकी, क्या बनती है, ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी, वो इसके बाद बनती है आपकी, ठीक है। यहाँ तो नंबर ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, जिनको हम सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा बोलेंगे,
किसको बोलते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा। जैसे ये था ये तो आपका सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। इसके बाद ये लाइट जो ऐसे बनेगी तो ये जो ये गैप है उसको सेकेंडरी मिनिमा, और जो ये ऊपर गया ये सेकेंडरी मैक्सिमा, इस तरीके से। तो ये सेकेंडरी मैक्सिमा और ये इसके बाद ये नीचे आएगा सेकेंडरी मिनिमा हो गया आपका, नीचे जो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सेकेंडरी मैक्सिमम में ये अलग पॉइंट है। सेकेंडरी मैक्सिमा कब बनता है आपका, सॉरी सेंट्रल मैक्सिमा कब बनता है, जब पाथ में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। मैंने बताया था ना, जब ये इसकी डिस्टेंस सेम होती है तो मैक्सिमा बनता है, और जब उनके पाथ में डिफरेंस आता है तो क्या बनता है, मिनिमा बनता है। वो बनेगा आपका क्या, डार्क फ्रिंज मिलेगी उस केस में हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पाथ का डिफरेंस कैसे निकाला, देखो ये वाली जो गई वो कम दूरी गई, ये वाली जो है वो ज़्यादा दूरी गई। तो कैसे निकालेंगे, ये बी से जो पी है डिस्टेंस माइनस ए से पी डिस्टेंस, तो इन दोनों को माइनस करेंगे। तो माइनस करके हमें क्या मिलेगा, जो हमें देखो यहाँ से हमने ना एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है इसमें ये, तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस सेम हो गई। ये जो था इसमें एक्स्ट्रा था तो वो बी एन मैंने निकाल लिया, पाथ डिफरेंस। तो बी एन इक्वल टू कितना आएगा, बी पी माइनस ए पी। इस तरीके से यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकलेगा आपका। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल सा बन रहा है आपका, ठीक है। तो बी एन की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बी एन देखो ये इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये एन है और ये थीटा है आपका, ठीक। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा लगा देते हैं, साइन थीटा इक्वल टू बी एन की वैल्यू निकालनी ना, तो ये परपेंडिकुलर हो गया बी एन, और हाइपोटेनियस कितना हो गया आपका, ये जो है ये है ए, तो ए, तो बी एन की वैल्यू आएगी यहाँ से ए साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना था, जो मैंने आपको कर दिया कि सबसे पहले डिफ्रैक्शन क्या होता है, और ये जो सिंगल स्लिट के थ्रू डिफ्रैक्शन बनता है वो कैसे बनता है। यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा का बनता है, जब लाइट की पाथ में कोई भी डिफरेंस नहीं होता तो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, और जब डिफरेंस आपका इसके बाद में जो है डिफरेंस आपका आने लग जाता है तो इसके बाद आपका ब्राइट डार्क इस तरीके से पैटर्न आपका बनने लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, कि इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में द डिस्टेंस बिटवीन, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डायग्राम आपको याद हो गया होगा, जैसे मैंने आपको बताया था इस तरीके से था, दो स्लिट थी, एक S1 और एक S2, ठीक है। तो उसने बोला है कि स्लिट्स इज 3 mm, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो स्मॉल डी लिया था ना हमने, 3 mm है, कितना है 3 mm, तो इसको मीटर में भी, इसको भी चेंज कर लेंगे मीटर में, और जो इनके बीच की डिस्टेंस है डी, स्क्रीन जो हमने यहाँ पर रखी थी उनके बीच की डिस्टेंस है 2। अब यहाँ पे 2 इंटरफेरेंस पैटर्न कैन भी, यहाँ से ना दो अलग अलग लाइट निकल रही है, एक यहाँ से एक यहाँ से, एक की वेवलेंथ 418 नैनोमीटर है और एक की 60 है, ठीक है। अब ये जब दोनों लाइट आपस में स्क्रीन में मिलेगी तो यहाँ पे जो आपका 5th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंजेस होंगे ऑफ 2 इंटरफेरेंस पैटर्न, उनके बीच का क्या निकालना है, व्हाट इज द सेपरेशन ऑन स्क्रीन बिटवीन द 5th ऑर्डर, तो उनके बीच का गैप निकालना है आपको ना, व्हाट इज द सेपरेशन ऑन द स्क्रीन बिटवीन द 5th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंजेस, जो ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी उसकी 5th ऑर्डर की, दोनों की, इसकी जो बनी और इसकी जो बनी, उनका सेपरेशन आपको निकालना है। तो देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में हमें जो करना है कि 5th ब्राइट फ्रिंज जो λ1 के लिए निकली, जो λ1 की जो आपकी 5th ब्राइट फ्रिंज आएगी, और λ2 के लिए जो हमारी 5th ब्राइट फ्रिंज जो आएगी, उन दोनों के बीच का गैप निकालना है, ठीक है। तो विड्थ का फॉर्मूला भी हमने ये देख लिया था, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था। तो जब हम 5th ऑर्डर किसके लिए, λ1 के लिए निकालेंगे, λ1 की जो वेवलेंथ दे रखी थी 480 नैनोमीटर दे रखी थी, तो नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दी। तो 5th जो ब्राइट फ्रिंज है आपकी जो λ1 के लिए, तो 5 β1 लिख दिया इसको, तो 5 के मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, लैम्डा की वैल्यू रखी 480 इंटू 10⁻⁹, कैपिटल डी की वैल्यू 2 दे रखी थी, और स्मॉल डी की वैल्यू आपको 3 mm दे रखी थी। तो ये जो 3 mm हमें दे रखा था, इसको हमने चेंज करा किसमें, मीटर में, ठीक है। तो इतनी वैल्यू यहाँ पे आएगी, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो इतना आएगा आपका आंसर, ठीक। ऐसे ही आप λ2 के लिए 5th ब्राइट फ्रिंज निकाल लेना, तो यहाँ पे भी 5 और λ2 की वैल्यू 600 नैनोमीटर दे रखी थी, नैनोमीटर को मीटर में बदला, डी की वैल्यू 2 ही रखी, और यहाँ पे भी
स्मॉल डी तो आपका यही रहेगा, तो इसकी जो वैल्यू आई ये आई। अब हमें गैप जब निकालना है तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो जब माइनस करा हमने तो ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इतना आंसर आएगा इसका। तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, इससे पहले वाले में मैंने बता दिया था कि लास्ट क्वेश्चन, मगर ये क्वेश्चन आपका रह गया था। ठीक है, तो इसमें प्रकाश के व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए, यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होती है। ये तो अभी हमने पढ़ लिया है, तो ये वाला छोड़ देते हैं हम। सपोसी और विनाशी व्यतिकरण होने के लिए क्या शर्तें हैं, तो मैंने वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताया था, सपोसी और विनाशी। सपोसी में इंटेंसिटी लाइट की तीव्रता बढ़ जाती है और विनाशी वाली में लाइट की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाती थी। तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि कब आपका कंस्ट्रक्टिव होगा और कब आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी कंडीशन होगी, सपोसी मतलब है यहाँ पे इसको इंग्लिश में लिख लेना, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसके लिए जो पाथ डिफरेंस होता है, नहीं पाथांतर जो लिखा हुआ है ना मैंने, पाथ डिफरेंस, वो होता है एन लैम्डा। कितना होता है? एन लैम्डा। और जो फेज डिफरेंस होता है यानी कालांतर होता है आपका, वो होता है 2n पाई। यहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरीके से होती है। ठीक है, यानी अगर 0 होगी तो 0 आएगा पाई, 1 होगा तो कितना आएगा? 2 पाई, 3, फिर अगला अगर 2 होगा तो 2 2 जा 4 4 पाई, अगर 3 होगा तो 6 पाई। इस तरीके से बनता है इसका पाई। ठीक है, पाथ फेज डिफरेंस। अगर हम किसकी बात करें, विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, तो यहाँ पे जो आपका ये जो पाथ डिफरेंस आएगा वो होता है 2n+1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, और जो फेज डिफरेंस होता है फाई, वो होता है 2n+1 लैम्डा 2n+1 पाई। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो 0, तो 0 रखोगे तो कितना आएगा? केवल पाई बनेगा। 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 और एक 3 पाई आएगा। 2 रखोगे 2 2 जा 4 एक 5 पाई आएगा। तो इस तरीके से ये किसके लिए? डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशी व्यतिकरण का आपका फेज डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपको ये मतलब कंडीशन है आपको। ठीक है, तो ये इतना आपको इसके अंदर रखना है। अगर आपका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको करना है तो ये कंडीशन आपकी होनी चाहिए, यानी सपोसी और विनाशी के लिए। ठीक है, तो बाकी इतने ही क्वेश्चन है जो आपके इस वीडियो में आप लोगों के लिए है। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन है जो प्रीवियस 5 ईयर में आए हैं, तो इतने क्वेश्चन आप लोग करिए। इस चैप्टर ये सबसे अच्छा चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप ढंग से करना, कहीं पे भी दिक्कत हो कमेंट जरूर करना, मैं उनका सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में कराने की कोशिश करूँगा, जो भी दिक्कतें होंगी आपको। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू।